जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस का डिस्कशन करने के लिए। एनडीए फर्स्ट अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं 2024, तो एनडीए के सिलेबस में जो इंग्लिश का जो कंटेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से वेराइटीज़ के क्वेश्चंस बनते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के फॉर्म में रहते हैं, इन सभी बातों पे आज एक छोटी सी एक बड़ी सी चर्चा होगी, राइट। तो बेहतर होगा कि आज आप लोग बढ़िया से समझ ले कि एनडीए की तैयारी करने तो जा रहे हैं, लेकिन पहले पता तो हो कि एनडीए के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं और हमें कितना आता है, हमें कितना तैयार करना है, ताकि आपको अपने तैयारी को एक इवैल्यूएशन करने में, एक जजमेंट करने में आपको ईजीनेस हो जाएगा, राइट। आइए टाइम को देर ना करते हुए आते हैं हम लोग अपनी सिलेबस के ऊपर। आज का जो एनडीए का जो सिलेबस है आपका, ये कुछ कंटेंट लिखे गए हैं इंग्लिश के अंदर, लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंटोनिम्स। जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो तो आपको पता है, ऐसा नहीं कि आपको ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। सिनोनिम एंटोनिम आप पहली बार सुन रहे हो कि फिल इन द ब्लैंक्स आप पहली बार सुन रहे हो कि स्पॉटिंग एरर, सब सुन रखा है। जानना ये है, ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको ये पता लगे कि वेटेज वाइज अगर देखा जाए तो किस सेक्शन का एग्जाम में कितना वेटेज है, वो हम लोग आज डिसाइड करेंगे, राइट। आइए, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर आप बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट एक्चुअल में ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी एग्जाम्स में क्या करते हैं, ओवरलैप नहीं करते, ये हमेशा वन बाय वन आते हैं। जैसे पहले के टाइम पे ज़्यादातर जो एनडीए के सिलेबस के जो पहले के टाइम पे आप देखेंगे, आज से 4-5 साल पहले का सिलेबस देखेंगे, एग्जाम का पैटर्न देखेंगे, तो वहाँ पे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अभी बहुत कम कर दिया है एनडीए ने लमसम। अगर आप इस 2-3 साल का पेपर उठा के एनालिसिस करेंगे, खुद से भी करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि सर आप सही कह रहे हैं, क्लोज टेस्ट के जो पैटर्न है वो एनडीए में ऑलमोस्ट अभी खत्म कर दिया है। कभी कतार पूछ लेता है, चूंकि आपको पता है कि साल भर में 2 एग्जाम होते हैं एनडीए के, राइट। हर 6 मंथ पे आपके एग्जाम होते हैं, तो एवरी 6 मंथ पे जो एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो रेयर केस में ऐसा हुआ है कि क्लोज टेस्ट को पूछा गया है। इन जनरल क्या पूछते हैं वो लोग, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग ज्यादा पूछते हैं इस समय, क्लोज टेस्ट कम पूछ रहे हैं। लेकिन हमें तैयारी सबकी करनी है, क्योंकि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि एनडीए ने ये कह दिया है आपसे कि नहीं भैया अब आपसे हम क्लोज टेस्ट पूछेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तैयारी तो करनी है, लेकिन थोड़ा वेटेज वाइज अपने आप को कम रखना है और कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन पे ज्यादा जाना है, जहां से पैसेज एक होगा, स्टोरी एक होगी, और स्टोरी में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे 4-5, उनके आंसर करने रहेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी को पढ़कर स्टोरी के नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, 4, 5, 6, 10, उनके आंसर्स आपको करने होते हैं। तो संख्या में क्या होता है, कभी ये 5 होते हैं और कभी ये 10 होते हैं, ये संख्या वाइज वेरी करता रहता है। ये डिपेंड करता है कि आयोग क्या चाहते हैं, यूपीएससी क्या चाहती है, राइट। फिर आते हैं स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर में अगर आप आते हैं तो स्पॉटिंग एरर का जो क्वेश्चन होता है, इन जनरल 10 सवाल पूछते हैं, लेकिन आप देखेंगे पेपर उठा के 2 साल का नहीं 1 साल का ही देख लेंगे, दोनों पेपर, दोनों 6 मंथ के, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो किसी सेट में आपको 5 सवाल मिलेंगे किसी 6 मंथ पे, और नेक्स्ट 6 मंथ में आपको 10 मिलेंगे। तो याद रखिए 5 से 10 के बीच में वेरी करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गिनती अनसर्टेन होगी, ये तो 5 होंगे या फिर 10 होंगे, ऐसा वो मैनेज करने का प्रयास करते हैं। ये उनका अपना सिस्टम है कि वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं, क्योंकि एनडीए में जो इंग्लिश का सिलेबस है वो टोटल है 50 क्वेश्चन का, टोटल है 50 क्वेश्चन, मतलब टोटल उनको जो पूछना है वो केवल 50 सवाल है। अब 50 सवाल के अंदर उनको बहुत सारे टॉपिक्स को पूछना है, तो वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से क्वेश्चंस की संख्या को ऊपर नीचे करते रहते हैं। आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए कि हाँ सर इतने इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन जनरल, लेकिन उसको आप गारंटीड मत मान लीजिएगा, क्योंकि वो वेरी कर सकते हैं, बिकॉज पूछना उनको 50 ही है, लेकिन 50 में आगे पीछे वो कर सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ। तो स्पॉटिंग एरर में इन जनरल 10 पूछते हैं, लेकिन कभी कभी 5 भी पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स इन जनरल 5 पूछते हैं, सिनोनिम एंटोनिम इन जनरल 10 पूछते हैं, लेकिन कभी कभी 5-5 पूछा गया है। इन जनरल सिनोनिम्स का सेक्शन भी 10 का होता है, एंटोनिम्स का भी 10 का होता है,
लेकिन अगर आप जरा पेपर उठा के देखेंगे तो 3 सालों का, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 10 भी है और 5 भी है। कभी कभी 5 ही 5 पूछ लिया है और कभी कभी 10 पूछ लिया है। तो ये डिपेंड करता है आयोग के ऊपर कि पेपर कैसा बनाने का सेट है माइंड सेट उसका। ठीक है, आते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे लिखा है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, अगेन आपके पास जो इडियम्स का जो सेक्शन है वो अगेन 5 सवाल का है, 5 सवाल का है। 5 से ज्यादा इडियम नहीं आती, राइट, 5 ही इडियम आते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट, अब देखो सेंटेंस अरेंजमेंट में 2 चीजें हैं। एक तो सेंटेंस अरेंजमेंट में ये है कि एक सेंटेंस अलग अलग कैटेगरी के दिए होंगे, एक पी दिया होगा, एक क्यू दिया होगा, एक आर दिया होगा, एक एस दिया होगा। ये 4 अलग अलग सेंटेंस हैं। इन चारों को आपस में सीक्वेंस में लाना होता है कि कौन सी बात पहले कही जाएगी और कौन सी बात बाद में कही जाएगी। इसको बोलते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये क्या होता है? ये एक्चुअल में क्या होता है कि एक ही सेंटेंस का 4 पार्ट कर दिया जाता है। सेंटेंस एक ही है, उस एक सेंटेंस का 4 पार्ट कर दो, पी क्यू आर एस। सेंटेंस एक ही है, मतलब उन चारों को अगर जोड़ोगे सीक्वेंस ऑर्डर में वो बनेगा कंप्लीट एक सेंटेंस। लेकिन पहले वाले में क्या था, ये 4 अलग अलग सेंटेंस ही थे, 4 अलग अलग सेंटेंस थे, इनको आपस में अरेंज करना था। और ये क्या है, एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट कर दिए जाते हैं और उनको अरेंज करना होता है प्रॉपर सीक्वेंस में कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस एंड सेंटेंस अरेंजमेंट दोनों ही अलग अलग टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट 5 सवाल भी आता है, 10 सवाल भी आता है। इन जनरल 5 ही आता है, इन जनरल 5 ही आता है, 10 नहीं आता। बट मान के चलिए कि कभी कभी वेरिएशन कर देते हैं वो लोग, 5 से 8 कर देते हैं, 5 से 7 कर देते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि 5 to 10 के बीच में लाई करता है, इससे बाहर वो नहीं जाएगा, राइट। इन जनरल 5 ही आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगेन 5 क्वेश्चंस आते हैं। और कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं पूछता। जैसे जिस वक्त क्या करते हैं, जैसे दिया ना ग्रामर एंड देयर यूसेज, जो ग्रामर एंड देयर यूसेज दिया गया है ये बेसिकली इसी का पार्ट था। ये देखिए, ये जो लिखा है ना स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर के अंदर ही ग्रामर एंड देयर यूसेज के ऊपर जो भी सवाल बन सकते हैं उनको पूछने का काम ये लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो ग्रामर एंड देयर यूसेज कोई अलग से सेक्शन नहीं आएगा, इसके अंदर फिलर्स पूछेगा, इसके अंदर स्पॉटिंग एरर पूछेगा, लाइक दिस स्पॉटिंग एरर एंड फिल द ब्लैंक्स एंड ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो जो ग्रामर एंड देयर यूसेज लिखा जाता है सिलेबस के अंदर, इसके अंदर क्या क्या पूछेगा, एक स्पॉटिंग एरर, एक फिल द ब्लैंक्स और एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कैटेगरी वाले, इनकी संख्या लगभग 5 होती है। इनकी कोई संख्या होती नहीं, चूंकि इनकी संख्या इनके ऊपर डिपेंड करती है ना, तो ये कोई अलग टॉपिक तो है नहीं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो सिलेबस डिस्कस किया मैंने आपके सामने, आपने देखा कि इंग्लिश का 50 सवाल है। 50 सवाल में स्पॉटिंग एरर 5 से 10, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5, फिलर 5, सिनोनिम्स एंटोनिम्स 10-10 या 5-5 एज पर द सिलेबस, एज पर द आयोग कमीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आपके पास इडियम्स 5 होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट में कोई एक पैसेज 5 क्वेश्चन का, और सेंटेंस अरेंजमेंट कोई 5 सवाल। तो आप देखेंगे टोटल ऑटोमेटिकली आप कहाँ पहुंचेंगे, 50 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। तो 50 क्वेश्चन ही उनको पूछना है और सब कुछ पूछना है। तो कभी कभी कोई टॉपिक पूरा खा जाते हैं, कभी कभी क्या करते हैं फिलर एक भी नहीं पूछते, सिर्फ इंप्रूवमेंट पूछ लिए। कभी कभी क्या करते हैं फिलर ही फिलर पूछ लिए, इंप्रूवमेंट नहीं पूछा। तो ये वेरिएशन जो सिलेबस के अंदर दिखाई पड़ता है वो इसलिए दिखाई पड़ता है बिकॉज उनको 50 ही क्वेश्चन का सेट बनाना है, उससे बाहर बना नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है इस सिलेबस को जानने के बाद कि अपनी तैयारी को इस तरीके से करना है ताकि आपको सिलेबस में ये न लगे कि सर हम तो ये पढ़े ही नहीं, इसको हमने कम मान लिया, हमने कम वेटेज दे दिया। नहीं, आपको वेटेज पूरा देना है ताकि डिफेंस के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो माइंडसेट करिए हमेशा आगामी आने वाले जितने भी चैलेंजेस हो सकते हैं उसके लिए एक डिफेंस सोल्जर को तैयार होना चाहिए। अगर आप यू आर गोइंग टू बी अ सोल्जर, सोल्जर क्या होता है, सोल्जर जो हर चुनौती के लिए तैयार रहता है, उसको ये नहीं कहना पड़ता कि नहीं सर हम तो तैयारी किए नहीं थे ना। सोल्जर का मतलब ही है कि वो हर मुमकिन जो भी उसके सामने चैलेंज आए उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हर मुमकिन प्रयास जो हो सकता है वो करेगा, और उसके लिए वो पहले से मेंटली सेट रहेगा। तो इसलिए मेरे भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग सिलेबस को समझ तो लिए कि 50 क्वेश्चन का है, इसका मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, पूरी ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा, पूरी वोकैब भी। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, हमें पता है कि लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ग्रामर भी है, हमारे पास वोकैब भी है। हम क्या करेंगे कि ग्रामर से हमें क्या क्या पूछेगा, फिलर भी पूछ सकता है, इंप्रूवमेंट भी पूछ सकता है, एरर भी पूछ सकता है ना,
ये पूछेगा। वोकैब में क्या पूछेगा? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर इडियम्स, फिर आपका फ्रेजल वर्ब, फिर आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये सब फिलर के पार्ट हैं जो क्लोज टेस्ट के अंदर पूछेंगे, सब उसके पार्ट हैं। तो ये आपको समझना है कि जितने भी सिलेबस वोकैब के अंदर हैं, जितने भी सिलेबस ग्रामर के अंदर है, आपको एक भी नहीं छोड़ना है, आपको पढ़ना सब है। हाँ, परसेंटेज वाइज कोई आगे पीछे हो सकता है, कभी कोई 5 पूछ ले रहा है, कभी कोई 10 पूछ ले रहा है, इससे मतलब नहीं। लेकिन हम आपको जो पढ़ाएंगे पूरे सिलेबस के अंदर वो कंप्लीट वोकैब पढ़ाएंगे। वोकैब का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं है। वोकैब का मतलब सिनोनिम्स के साथ एंटोनिम्स, एंटोनिम्स के साथ इडियम्स, इडियम के साथ फ्रेजल वर्ब के साथ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड के साथ होमोफोन्स। ये सारे सेक्शंस आपको डिटेल में जाके पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहीं से आपका वोकैब से क्या क्या आएगा। फिलर भी आ सकता है वोकैब में भरने के लिए, वोकैब से क्लोज टेस्ट भी आ सकता है भरने के लिए, वोकैब से इंप्रूवमेंट भी आ सकता है भरने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप वोकैब को हल्के मिलेंगे, वोकैब का पोर्शन ज़्यादा है एनडीए के अंदर। तो एनडीए में वोकैब को दमदारी से पढ़ना है और हम दमदारी से पढ़ाएंगे आपको। बस आप सिलेबस को पहले अच्छे से जान लीजिए कि हमें एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है, वो चाहे ग्रामर का हो और चाहे वोकैब का हो, क्योंकि दोनों को आप बराबर वेटेज देंगे। किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। एक दूसरे के बिना दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा तो दूसरा भी आएगा, दूसरा आएगा तीसरा भी आएगा, एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों को एकदम आप सेपरेट डील कर सकते हो, एकदम सेपरेट डील नहीं कर सकते। हाँ, कुछ हद तक सेपरेट डील कर सकते हो, लेकिन एकदम कंप्लीटली सेपरेट डील नहीं कर सकते हो, राइट। तो हमारा जो सिलेबस होगा पढ़ाने का, हम लोग शुरू करेंगे ग्रामर से, अपना ग्रामर का सिलेबस लेके चलेंगे। देन हम लोग आगे किस पे आएंगे? वोकैब के ऊपर आएंगे। वोकैब में से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इससे बड़ा बच्चा बहुत परेशान रहता है कि सर हमें वर्ड्स याद नहीं होते। पहला सवाल उसका होता है हमें वर्ड्स याद नहीं होते। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, इस बात की प्रॉमिस करता हूँ कि अगर हमने वोकैब पढ़ाया आपको, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि एक एक शब्द आपकी जुबान पर होगा, एकदम आपकी जुबान पर होगा। जस्ट लाइक 2 2 4, एकदम आपको ऐसे ही वोकैब में रटा दूंगा। जितना मैं क्लास के अंदर कर पाऊंगा उतना पूरी हिम्मत करूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा कि आपको जितने वर्ड्स मैं लिख कर सिखाना चाहता हूं, कम से कम उतने तो आपको याद मैं करा ही दूं। लेकिन आपको ही पता है डियर कि सिलेबस कोई लिमिटेड नहीं होता। वोकैब का सिलेबस कोई लिमिटेड नहीं कि मैं जो वर्ड्स पढ़ा के भेजूंगा आपको वही एग्जाम पूछेगा, ऐसा तो है नहीं। थोड़ी बहुत आपको भी कॉपरेशन करना है, आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। हम जितना कर सकते हैं एक टीचर के लेवल पे वो हम करेंगे, आप जितना कर सकते हो स्टूडेंट के लेवल पे वो आप करोगे। हमारा आपका साथ मिलना ही इस बात का प्रतीक है कि हम लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। अब जैसे वोकैब के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में बच्चा जानता समझता नहीं रहता। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जैसे फ्रेजल वर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब्स के बाद कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, होमोफोन्स है, इनके बारे में बच्चा कभी पढ़ा नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि इनको आप पढ़िए, जानिए, सीखिए इनको। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, कैसे डील करते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होती है, कैसे डील करते हैं। एक एग्जांपल से बात समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स, मैंने कहा डिनाई का मतलब मना करना। मैंने कहा रिफ्यूज का मतलब मना करना। मैंने कहा फॉरबिड का मतलब मना करना। आप देखेंगे सबका मतलब ऐसे ही फॉरबिड है, डिक्लाइन है ना, सबका मतलब क्या है? मना करना है। अगर सबका मतलब मना करना है तो आखिर इनके कुछ यूसेज में डिफरेंस तो होगा, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे सर कहाँ डिनाई बोलना है मना करने के लिए, कहाँ रिफ्यूज़ बोलना है, कहाँ पे आपको डिक्लाइन बोलना है, कहाँ पे आपको फॉरबिड बोलना है, कहाँ पे आपको प्रोहिबिट बोलना है। सब जगह का अलग अलग स्लॉट होगा। ये हम लोग सीखेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के कैटेगरी में, ताकि हम समझ पाएँ कि सर शब्दों का रियल यूज़ क्या है, ताकि हम सेंटेंस में अगर हमारे सामने आता है एज अ सिनोनिम तब भी कर लें, एज अ एंटोनिम तब भी कर लें, एज अ फिलर तब भी कर लें, एज अ इम्प्रूवमेंट तब भी कर लें। कई जगह उसको आप इस्तेमाल कर पाओगे। सिनोनिम एंटोनिम्स तो कर ही जाओगे, इसके अलावा और भी कई जगह फिलर बेस्ड क्वेश्चन पे भी आप काम कर पाएंगे। तो हम लोग वोकैब को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम निश्चिंत रहिएगा। जितनी भी क्लास लगेगी बस आप एक एक क्लास को इतनी बार इतनी मन से बैठिएगा, अगर लगे सर कोई बात नहीं समझ में आई दोबारा पूरा वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन इतना बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करिए कि कोई डाउट ना आने पाए। और अगर फिर भी लगता है सर कोई डाउट आ रहा है तो आपके पास प्रॉपर अथॉरिटी है, राइट है आपका क्वेश्चन पूछने का। ऐप में कोई भी आप कमेंट करेंगे किसी भी टॉपिक को लेकर तो हम उसका जवाब देंगे आपको। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हर वो चीज़ जो सिखाई गई है, अगर आपके पास डाउट है तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है और आपकी भी बनती है, एक दूसरे के साथ बैठ कर डाउट को क्लियर कराएं।
बात समझ आ रही है? तो हम आज के लिए इतना ही रखूंगा। आज मैंने सिलेबस समझा दिया आपको कि सेंटेंस अरेंजमेंट क्या है, इडियम्स क्या है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स क्या आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होगा, इन सारी बातों पे चर्चा हो चुकी। स्पॉटिंग एरर कैसे आएगा, अब इसको हम जब पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो आप समझ पाएंगे कैसे क्या इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।